हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा पार्ट 5th है। 4 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं। हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और टॉप 500 की सीरीज़ है ये आपके लिए। और कोशिश कीजिएगा कि पहले रिवाइज़ करके आए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को और उसके बाद इन वीडियोज़ को देखें, क्योंकि तभी वो सही मायने में रिविज़न कहलाएगा। और एक टेस्ट की तरह भी आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरह से कर रहे हैं परफॉर्म। ठीक है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी में थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जैसे चल रही है, अगर अच्छी चल रही है तो उसी तरह से चला सकते हैं। और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक ये न्यूज़ है। OSP पर पहली बार आपको मैराथन क्लास देखने को मिलेगी, जिसमें सामान्य ज्ञान के GK के टॉप 500 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगी इस संडे शाम को 7 बजे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की, जिनमें पहला है मार्च 2020 में द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2020 हेतु किसे प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। 2020 के लिए एबल पुरस्कार, एबल आपको कुछ इस तरह की इसकी स्पेलिंग देखने को मिलेगी। एबल पुरस्कार ये 2020 के लिए दिया गया हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को ये दिया गया है। एबल पुरस्कार की बात करें तो इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार आप बोल सकते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये जो दिया जाता है। और 2020 के लिए हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य क्षेत्र में कितने करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, इसने 10 करोड़ डॉलर भारतीय राज्य क्षेत्र में निवेश करने की घोषणा की है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एशियाई विकास बैंक ADB बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। तो इसकी अगर बात कर ले, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है फिलीपींस में। और इसके प्रेसिडेंट इस समय है मसात्सुगु असाकावा। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे नाम ही है इसका एशियाई विकास बैंक। तो इसमें एशिया के और साथ ही पैसिफिक के जितने देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो इसमें शामिल हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, कंट्रीज़ कितनी हैं फ़िलहाल 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबरशिप 68 कंट्रीज़ की है। तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये है मोहिउद्दीन यासीन, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात कर ले मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की ये भी आप याद रख सकते हैं, मलय है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रधानमंत्री हम देख ही चुके हैं, मोहिउद्दीन यासीन। और बॉर्डर कंट्रीज़ की बात कर ले तो सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष में भारत के साथ कौन शामिल हुआ था। अभ्यास इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के बीच में है, तो याद रखिएगा। और सारे अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अभ्यास कौन सा अभ्यास कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। इतना सिर्फ याद रखिए कि अभ्यास का नाम क्या है और किन 2 देशों के बीच होता है वो अभ्यास। और जो भारत के साथ में जिन देशों के अभ्यास हैं उन्हें ही याद रखिए, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए अभ्यास इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के बीच। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पुणे स्थित अगरहर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस फसल की बायो फोर्टिफाइड किस्म मैक्स यानी कि MACS 4028 विकसित की है। तो ये गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, याद रखिएगा MACS 4028। ये नाम जहाँ भी आए तो कौन सी फसल की ये बायो फोर्टिफाइड किस्म है, गेहूं की है। अब बायो फोर्टिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं क्या होती हैं, तो देखिए बायो फोर्टिफिकेशन जो होता है ना, मेनली इसको किया जाता है, कोई भी क्रॉप है उसकी जब भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी है तो साइंटिफिक मेथड उसके लिए जो अपनाया जाता है उसे कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन। और ये कई तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग का तरीका जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसके थ्रू भी किया जा सकता है। और अभी कुछ समय पहले ही ये गेहूँ की बायो फोर्टिफाइड किस्म विकसित की गई है, जिसका नाम है मैक्स 4028। तो याद रखिएगा, गेहूं की किस्म है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित स्वाति रडार के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये देश याद रखिएगा, अर्मेनिया। भारत ने अर्मेनिया के साथ समझौता किया है और स्वाति रडार
निर्यात के लिए समझौता किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। स्वाति रडार, इसका एक चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा कि इसकी रेंज कितनी है, 30 से 50 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और अब बात कर लें अगर DRDO की, तो DRDO ये फाउंड की गई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो हमारी है, जिसके मंत्री इस समय है राजनाथ सिंह, उसके अंतर्गत ये DRDO आता है। और जैसा नाम से ही समझ में आता है कि काम क्या इसका होगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, साइंटिफिक तरीके खोजना और साइंटिफिक तरीके से नए नए अनुसंधान करना और विकास करना, ठीक है, तो यही इसका मेन काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर यानी कि कॉन्टैक्ट का शुभारंभ किया? तो देखिए, इसका जो शुभारंभ किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। और कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है? तो एम्स दिल्ली में, एम्स न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। ये एक टेली मेडिसिन हब है। इसमें होगा क्या कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे वो 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल रहेंगे सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए। जब भी कोई उनसे कोई भी क्वेरी होगी उनके लिए, तो वो हमेशा उस क्वेरी को बताने के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो इसी के लिए ये हब की शुरुआत की गई, ताकि टेलीमेडिसिन के अंतर्गत जो कम्युनिकेशन सुविधा है उसको आसान बनाया जा सके। क्योंकि डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो हर वक्त हर समय हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, फिज़िकली अवेलेबल नहीं हो सकते। तो वर्चुअल तरीके से उन्हें अवेलेबल करवाने के लिए ये एक प्रयास किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल पहली बार कहाँ खेला गया? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये पहली बार खेला गया उड़ीसा में। भारत में पहली बार ही विश्वविद्यालय के लेवल पर ये गेम्स हुए थे और पहली बार ये उड़ीसा में खेला गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल जो है यहाँ इसमें टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 को 1 वर्ष तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाना है? तो ये 2020 में होने वाला था, लेकिन इसको 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। ये खेला जाना था टोक्यो में और इसीलिए इसे टोक्यो ओलंपिक्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और आपने सुना होगा टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है, टोक्यो में होने वाला था। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगिंदर सिंह सैनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? तो जोगिंदर सिंह सैनी ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अभी स्पोर्ट्स की बात यहाँ पर चल रही है, तो स्पोर्ट्स में कई तरह के जो नेशनल अवार्ड्स है, बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, नेशनल अवार्ड। उनमें सबसे बड़ा अवार्ड जो माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और उसके बाद ये आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा और भी पुरस्कार हैं, जैसे कि ध्यानचंद अवार्ड है, एकलव्य अवार्ड है, ठीक है, फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था जोगिंदर सिंह सैनी को, इनका निधन हो गया। ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। किसे वर्ष 2020 के पेन हेमिंगवे पुरस्कार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये 2020 में दिया जाएगा रुचिका तोमर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, पेन हेमिंगवे पुरस्कार ये किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है कि पेन या हेमिंगवे पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्पोर्ट्स में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, या फिर और भी कोई ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे कुछ भी। तो ये याद रखिएगा कि लिटरेचर के क्षेत्र में ऑथर्स को ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। और हेमिंगवे जो हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, ठीक है। इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है, मिल चुका है। इन्हीं के नाम पर ये पेन हेमिंगवे पुरस्कार ये दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑथर्स को दिया जाता है लिटरेचर्स के क्षेत्र में, ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2020 का ये पुरस्कार रुचिका तोमर को दिया जाएगा। रेडर एक्स, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है, क्या है? तो ये क्या है रेडर एक्स? ये एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, विस्फोटक को पहचानने वाली, डिटेक्ट करने वाली एक डिवाइस है। विकसित किसके द्वारा की गई है? इंपॉर्टेंट है बहुत, DRDO और इसके साथ में मिलकर IISc बेंगलुरु, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस डिवाइस को विकसित किया है। नाम क्या है? रेडर एक्स क्या है? एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया गया? मो जीवन कार्यक्रम, मो जीवन यानी कि मेरा जीवन, ये कार्यक्रम शुरू किया गया ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और CM इस समय है नवीन पटनायक।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसके तहत किसे विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो विश्व भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार है, ठीक है। और ये 2020 के लिए 2019-20 के लिए दिया जाएगा डॉक्टर चांद किरण सलूजा को। और ये किस लिए दिया जाता है? जिन लोगों ने संस्कृत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा दिया हो, उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो 2019-20 के लिए डॉक्टर चांद किरण सलूजा। प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 1 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो ये 2020 के लिए इसकी थीम थी। और मनाया किसके द्वारा जाता है? ये UN एड्स के द्वारा, ये ठीक है, पूरे वर्ल्ड में संचालित किया जाता है इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर कितने बड़े बैंक बनाने की मंजूरी हाल ही में दी है? तो ये 10 बड़े बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने की मंजूरी दी गई है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन से बड़े बैंक हैं? 10 बड़े बैंक जिनका 4 बैंकों में विलय किया जाएगा। 4 बैंकों की स्थापना कर दी जाएगी इन 10 को विलय करके, ठीक है। इनके नाम आप लोग को बताने हैं। किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ? तो ये स्पेन की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा, जिनका मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? स्पेन कहाँ पर, स्पेन की लोकेशन कहाँ है, ये जाकर देखिएगा, ठीक है। तो स्पेन की लोकेशन देखेंगे तो यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप में है। और बाउंड्री इसकी लगती है फ्रांस और पोर्तुगल से, ठीक है। और राजधानी क्या है? तो ये है मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI के राष्ट्रीय चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये हैं सुनील जोशी, ठीक है, इन्हें चुना गया है। अब बात कर लेते हैं BCCI की। तो BCCI की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, यानी कि आज़ादी से पहले की ये एक बॉडी है। 1928 में प्रेसिडेंट इस समय है सौरव गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आमतौर पर ज़्यादातर हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलते हैं, इसका याद रखिएगा, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2020 को मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, मुख्य थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी जलवायु और जल। तो क्या क्या इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 2020 में इसकी थीम थी जलवायु और जल। सारी चीज़ें याद रखिएगा। देश के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? देश के नए वित्त सचिव ये अजय भूषण पांडे नियुक्त किए गए हैं। मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जोया अख्तर को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, ये कौन है? तो RBI के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था NS स्वामीनाथन, ठीक है। और बात कर लें गवर्नर और डिप्टी गवर्नर्स की RBI के, तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। आमतौर पर गवर्नर इस समय कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ 3 हैं। चौथे जो थे NS स्वामीनाथन, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। और 3 बचे हैं हमारे पास, 3 हैं फ़िलहाल। कौन कौन है? पहले है माइकल पात्रा, दूसरे MK जैन, तीसरे BP कानूनगो। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं? तो ये पता लगाया गया है देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है। तो देहरादून में जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, इसके वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं सभी हिमालय क्षेत्रों के पिघल रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज डी क्वेलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के थे? तो ये थे पेरू से, ठीक है, पेरू के थे ये। पेरू की अब बात कर लेते हैं। तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और पेरू है कहाँ की कंट्री? तो साउथ अमेरिका की कंट्री है। जैसे कि आप कुछ इस तरह का मैप देखेंगे साउथ अमेरिका का। सॉरी अगर मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया हो। तो
इस जगह पर यहाँ पर पेरू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कंट्री है साउथ अमेरिका की और कैपिटल है इसकी लीमा। और यहीं के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूएलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कहाँ से थे वो पूछा गया है, पेरू से थे। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ओशिनोग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें पेरू की जलधारा पढ़ा होगा, है ना, तो वो भी पेरू के नाम पर ही है। तो कहाँ पर पेरू की जलधारा पाई जाती है, उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि पेरू कंट्री कहाँ पर होगी। मार्च 2020 में कौन वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए? तो ये हैं समीर अग्रवाल। ठीक है, वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 10वें मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए बिमल जुल्का। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। भारत को हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशन कमीशन में पर्यवेक्षक के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, चीन जो है ये भी एक पर्यवेक्षक देश है इसका, हिंद महासागर आयोग का, इंडियन ओशन कमीशन का। इसके अलावा मेडागास्कर और मॉरिशस जो हैं ये दोनों इसके सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं तो सदस्य इसके कौन कौन है? कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, जो ये दोनों दिए गए हैं। उसके अलावा रीयूनियन आइलैंड है जो फ्रांस का है, और सेचल्स या फिर सेशल्स ऐसे करके भी आपने कई बार लिखा देखा होगा। तो ये कंट्रीज़ हैं जो इसके सदस्य हैं। और ऑब्जर्वर नेशन कौन कौन है? तो इंडिया जो अब बन गया है, चाइना, जापान और माल्टा। ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं जो इसके ऑब्जर्वर नेशन हैं। मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2019 का उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये 2 लोगों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी। इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो कई चीज़ें इस क्वेश्चन से आपको मिल गई हैं। किसके द्वारा ये दिया जाता है? मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। नाम क्या है? चमेली देवी जैन पुरस्कार। और किस लिए दिया जाता है? उत्कृष्ट महिला पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है, पत्रकार के लिए, महिला पत्रकार के लिए है, मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार। 2019 का पुरस्कार दिया जाएगा रोहिणी मोहन और आरफा खानम शेरवानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिनका चयन आईसीसी की महिला T20 विश्व कप टीम 2020 के लिए किया गया है? तो ये हैं ए और बी दोनों, यानी कि पूनम यादव और शेफाली वर्मा। इन दोनों का चयन किया गया है महिला T20 विश्व कप टीम के लिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है 2 बिलियन डॉलर की। और ये है तो काफ़ी पहले, मतलब मार्च 2020 की न्यूज़ है, लेकिन ये दिसंबर 2020 तक ये योजना चलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये साल के एंड तक, वैसे तो साल बहुत अच्छा नहीं है लेकिन जो भी है उसके एंड तक चलेगी। तो 2 बिलियन डॉलर की ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कोविड-19 से मुकाबले के लिए ये वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च की गई है। BBC द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से कौन सम्मानित किए गए हैं? तो ये हैं PV सिंधु। नाम याद रखिएगा, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसके द्वारा? BBC के द्वारा। किन्हें? PV सिंधु को सम्मानित किया गया। किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते ये शुरू किया गया भारतीय थल सेना के लिए। ठीक है, ऑपरेशन नमस्ते किसके लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। हाल में गैर लाभकारी संगठन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाली कंपनियों के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 5वां स्थान है। ठीक है, और ये किस बारे में है? गैर लाभकारी संगठन, इसका नाम है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। ठीक है, COP, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें ये देखा गया कि सभी देशों में जो कंपनीज़ हैं वो जो अपना काम चलाती हैं, कंपनीज़ या फैक्ट्रीज़ स्टेब्लिश करती हैं, अपना उद्योग व्यापार शुरू करती हैं, तो उसमें वो कितना इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि कार्बन का जो एमिशन कर रही हैं वो कितना कर रही हैं। इस चीज़ का ध्यान रखकर जो कंपनीज़ हैं वो अपनी कंपनीज़ को चलाती हैं या नहीं, और उसको कम करने का प्रयास करती हैं कि नहीं। इस चीज़ के लिए कि कार्बन एमिशन जो करना है उन्हें कम से कम करना है, ये प्रतिबद्धता के साथ वो काम करती हैं कि नहीं करती, इसी चीज़ को इसमें देखा गया और इसमें भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 5वां। विश्व किडनी दिवस या फिर वर्ल्ड किडनी डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। मार्च के दूसरे थर्सडे को मनाया जाता है।
तो इसलिए हर साल इसकी डेट कुछ ना कुछ अलग हो जाती है, सेम नहीं रहती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कितने पर्यटकों का आगमन हुआ? तो इस संगठन के द्वारा बताया गया कि 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल 1.5 बिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ। ठीक है, टूरिस्ट का आगमन हुआ। अब बात कर लेते हैं UNWTO की, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। जैसे कि आगे दिख ही रहा है, UN है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है ये, टूरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, और इसके बारे में बात करें थोड़ा, तो हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड में है। मैड्रिड कहाँ की राजधानी है? स्पेन की। ठीक है। BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम किन्हें चुना गया है? तो ये काफ़ी न्यूज़ में था उस समय पर। भारत के महाराजा रणजीत सिंह जी को ये BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम इन्हें चुना गया है। INS कवरत्ती भारतीय नौसेना को सौंपा गया इस युद्धपोत का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 28 के तहत। अब प्रोजेक्ट 28 क्या है? तो ये जो हमारी इंडियन नेवी है उसकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें क्या किया जाएगा, 4 स्टिल्थ पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से ये है INS कवरत्ती। और सबसे पहला इनमें कौन सा था? INS कमोर्टा, जिसे 2005 में ही कमीशन कर दिया गया था। और चारों के नाम आप याद रख सकते हैं प्रोजेक्ट 28 के तहत। ये 4 कौन कौन से हैं? INS कमोर्टा, जो मैं बता चुकी हूँ 2005 में इसे कर दिया गया था। फिर है INS कदमत, फिर है INS किल्टन, और उसके बाद INS कवरत्ती। तो सारे के से ही नाम स्टार्ट होते हैं। भारतीय डाक विभाग ने निम्न में से किस जगह से देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत की है? तो ये पहली बार शुरुआत की गई है कोलकाता से। मार्च 2020 को जारी हुई विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल भारतीय संस्थान कौन से हैं? तो शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में विश्व के 50 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रैंकिंग ये की गई है QS वर्ल्ड रैंकिंग, इसके अनुसार भारत के IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली शामिल हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में किस पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो बिल गेट्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है? ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के द्वारा। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ARCI के द्वारा। ये है क्या ARCI? तो ARCI ये एक जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसका एक ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है। इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद से अपना सारा काम चलाता है। ठीक है, ऑपरेशन जो चलते हैं, जो मेन कैंपस है इसका हैदराबाद में है। और उसके अलावा चेन्नई और गुड़गांव में भी इसके सेंटर्स हैं। ठीक है, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी 2020 जीता है वे कौन हैं? तो ये हैं अचंत शरत कमल। इनका नाम याद रखिएगा, अचंत शरत कमल। मार्च 2020 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र यानी कि CSW 64 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था न्यूयॉर्क में। ठीक है, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 64वां सत्र मार्च 2020 में न्यूयॉर्क में। और एक और चीज़ इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कि 2020 का जो साल है इसे 25th एनिवर्सरी के रूप में मनाया गया। किसकी एनिवर्सरी? 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन जो हुई थी, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन, इसी में बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। ठीक है, और बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इसको अपनाया गया था और इसी की 25th एनिवर्सरी थी 2020 में। तो उसके रूप में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। CSW 64 का जो ये जो सत्र हुआ था उसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये बीजिंग डिक्लेरेशन किस बारे में है? ये बीजिंग डिक्लेरेशन हुई थी 1995 में, जिसमें क्या हुआ था कि वर्ल्ड में जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट थे वो सभी एक साथ आए थे। कहाँ पर? बीजिंग में, चाइना के बीजिंग में एक साथ आए थे और एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की थी, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की थी। तो इसीलिए 2020 में इसकी 25th एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया गया।
शेख मुजीबुर रहमान निम्न में से किस देश से संबंधित हैं जिनकी 100वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है? तो शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश से संबंधित है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी जिसकी राजधानी है ढाका। वर्ष 2020 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर ये मनाया गया 28 मार्च के दिन। इसमें क्या किया जाता है कि 1 घंटे के लिए पूरे 1 घंटे के लिए लाइट्स को ऑफ़ कर दिया जाता है। 1 घंटे के लिए कब से कब तक? इंडियन टाइम में हम देखें तो 8:30 से लेकर 9:30 का जो टाइम होता है, इस टाइम पर सारी लाइट्स को ऑफ़ कर दिया जाता है अर्थ आवर डे। ठीक है, ये महत्व समझाया जाता है कि प्लैनेट जो है कितना महत्व है इसका हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिक लाइट्स जो होती है, इन्हें जितनी भी नॉन इसेंशियल हैं, जितनी भी ज़रूरी नहीं है, फालतू में जला कर रखते हैं, उन सभी को बंद कर दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। ये डे मनाने की शुरुआत 2007 में कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और तब से इसको हर साल मनाया जाता है। और ये ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? ये जो मूवमेंट है ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है WWF के द्वारा। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के क्रम में #स्टे होम इंडिया विद बुक्स पहल का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, #स्टे होम इंडिया विद बुक्स, ताकि घर बैठे लोग कुछ अच्छा करें, बुक्स ही पढ़ें। बुक्स से भी काफ़ी नॉलेज मिलती है, काफ़ी कुछ सिखाती हैं बुक्स। ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो बुक्स को लिखते हैं, भले ही वो उनकी स्टोरी ही लिख रहे हों, उनमें भी काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। तो इसीलिए नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ये पहल का शुभारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 144। ठीक है, और ये जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 ये क्या दिखाती है कि देश जो हैं, देश में लोग कितने खुश हैं। ठीक है, लोगों के जीवन में खुशहाली कितनी है। और खुशहाली किसको कहेंगे हम? उस देश को तो नहीं कह सकते खुशहाल जिस देश में लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो। खुशहाली के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं, खुशी के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। तो उन्हीं सारे फैक्टर्स को देखता है ये। और भारत को इसमें अच्छी रैंक नहीं मिली है। 156 कंट्रीज़ की रैंक की गई थी, जिसमें भारत को रैंक मिली है 144। मतलब भारत में लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं पाए जाते हैं। किन किन चीज़ों को देखकर ये जो रिपोर्ट है ये बनाई जाती है? तो GDP सबसे पहले देखा जाता है कि GDP पर कैपिटा कितनी है उस देश की। उसके अलावा सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम कितनी लोगों के पास है, जेनरोसिटी कितनी है और एब्सेंस ऑफ करप्शन कितना है। इन सभी चीज़ों के आधार पर ये रैंक जो है ये जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कि फ़र्स्ट रैंक किसको प्राप्त हुआ है, मतलब वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट नेशन कौन है, हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, तो ये आप याद रखिएगा, फिनलैंड है हैप्पीएस्ट कंट्री। जिसके लोग, फिनलैंड के जितने भी नागरिक हैं, लोग हैं, बहुत ही कम लोग वहाँ पर नाखुश हैं, सभी लोग खुश रहते हैं एकदम। और हम टॉप 10 कंट्रीज़ देखेंगे ना, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ जो हैं, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, ये सभी कंट्रीज़ टॉप 10 में देखने को हमेशा मिलती ही है, कोई सा भी इंडेक्स जारी किया जाए। और वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी रही, सबसे बुरी परफॉर्मेंस कौन सी कंट्रीज़ ने की है? तो इनमें है जिम्बाब्वे, साउथ सूडान और अफ़गानिस्तान। ये सबसे कम खुश देश हैं, लीस्ट हैप्पी नेशन है ये। ठीक है, इंडिया की जो रैंक है वो अब घट गई है। लास्ट टाइम 140 थी, अब 44 हो गई है, 144 हो गई है अब। बाकी कंट्रीज़ को देखें तो नेपाल की रैंक हमसे काफ़ी अच्छी है, पड़ोसी देश हैं तो इनकी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इनकी हालत कैसी है। तो नेपाल की रैंक है 92, काफ़ी अच्छी है हमसे। पाकिस्तान की काफ़ी अच्छी है, मतलब यकीन नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की 66 हो सकती है, इतने लोग खुश हैं वहाँ पर। और भारत की 144। ठीक है, एक मजाक सा लग रहा है ना। चलिए, बांग्लादेश की है 107 और श्रीलंका की है 130। ठीक है, तो हमारे जितने पड़ोसी हैं सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। इस रैंक में जो पोजीशन है हमारी काफ़ी बुरी है, 144 प्लेस पर हम स्टैंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस ये कब मनाया जाता है? अभी हमने प्रसन्नता रिपोर्ट देखी, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखी। अभी देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, ये डे मनाया जाता है 20 मार्च को।
हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान चुनाव भ्रष्टाचार पर अंकुश हेतु निगाह NIGHA निगाह मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, किस लिए किया गया है? चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए। कौन से स्थानीय चुनाव पर? ठीक है, और मोबाइल ऐप का नाम क्या है? निगाह। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस कंपनी द्वारा महिलाओं हेतु कौशल विकास कार्यक्रम डिजी पाइवट की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है गूगल इंडिया के द्वारा। किस लिए? महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है ये एक डिजी पाइवट, और इसका नाम याद रखिएगा। किसके द्वारा ये शुरुआत की गई? गूगल इंडिया के द्वारा। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।